हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे UGC नेट यूनिट नंबर 8 और इसमें हैं आपके हिंदी नाटक। और मैंने जब हिंदी नाटक के जितने भी वीडियो बताई थी, एक यूनिट नंबर 3 में भी ये दिए गए थे, जैसे कि सारे नाटक आपको पढ़ने थे नाटक का विकास क्रम के हिसाब से कि भारतेंदु युग के कौन से नाटक थे, द्विवेदी युग के जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक थे। तो वो तो मैंने सारे आपको नाटक की वीडियो डाल रखी हैं। आप जिसने भी नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाएं और चेक करें। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि पर्टिकुलर आपके इसमें UGC नेट के यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत कुछ नाटक दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, और उन जितने भी नाटक आपने पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में आपको ये नाटक जो है इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी नाटक हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये इतने ही हैं। तो ये जो नाटक है मैंने कहा था कि एक ही वीडियो में मैं दो दो तीन तीन नाटक करके आपको सारा सब कुछ करवा दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु जी के द्वारा जो अंधेर नगरी नाटक है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें महत्वपूर्ण कथन क्या है, ठीक है, क्या बात इसमें कवि कहना चाहता है, पात्र है और जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण कथन है, और इसका कथ्य क्या है, यानी कि इसके विषय वस्तु क्या है, ये सब आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और डालते हैं एक नज़र हम भारत दुर्दशा नहीं, अभी हम पहले पढ़ेंगे जो है अंधेर नगरी। सबसे पहले हम अंधेर नगरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम भारत दुर्दशा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैं छोटी छोटी वीडियो ज़रूर डालूंगी। इसमें आपको क्या होगा कि अगर आपका मान लो अंधेर नगरी से आपने बहुत सारे प्रश्न पढ़ लिए, एक रेखीय प्रश्न, लेकिन फिर भी एक आधा प्रश्न छूट जाता है। और अगर आपने इसका जो मुख्य मूल पाठ है, मूल पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि मूल बात है क्या इसमें, मूल पाठ को संक्षिप्त रूप से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से अगर आपने मूल पाठ पढ़ रखा है तो फिर प्रश्न चाहे किधर भी घुमा के पूछ ले, आप उसके हर तरीके के प्रश्न का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। तो नज़र डालते हैं एक अंधेर नगरी और देखिए सीधे सीधे जल्दी जल्दी। अब हम एग्जाम से पहले एक बार आपको ये वीडियो जरूर देख लें ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटे ना, क्योंकि पर्टिकुलर ये एक यूनिट के अंदर दिए गए हैं। तो इसका कथ्य, कथ्य का मतलब होता है कि कथा वस्तु क्या है इसकी, तो ये देखेंगे, मतलब इसकी स्टोरी क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसका स्क्रिप्ट क्या है, वो देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है उद्देश्य कि किस उद्देश्य के लिए इस नाटक की रचना की गई है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और जल्दी आप देखेंगे कि हर एक लाइन में आपको एक प्रश्न दिखाई देगा। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने सन 1881 ईस्वी में की। अब अगर आपने भारतेंदु जी के नाटक नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और नाटक की वीडियो आप देखें और सारे नाटककार और नाटक जितने भी हैं उनके वो सब आप हैं। मैं तो यही उम्मीद करके चलती हूँ कि आपने बना लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और आपने प्रिपेयर भी कर लिया होगा। तो अंधेर नगरी की रचना, ये अंधेर नगरी जो नाटक है ये भारतेंदु जी ने लिखा और 1881 ईस्वी में जिसे प्रहसन माना गया। अब इसी एक लाइन में आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं कि अंधेर नगरी किसकी रचना है। तो ये भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है। कब लिखा गया? 1881 में लिखा गया। और ये नाटक के दृष्टिकोण से ये क्या है? एक प्रहसन है। प्रहसन मैंने बताया था जिसमें हास्य व्यंग्य के आधार पर जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उन पर करारा प्रहार करती हैं। एक व्यंग्यात्मक रचना होती हैं जो समाज में फैली हुई जो भी आपके प्रथाएं हैं या कुशासन व्यवस्था है उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। इसके अंतर्गत 6 छोटे छोटे अंक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि अंधेर नगरी के अंतर्गत कितने अंक हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये जो आज की वीडियो है UGC नेट, DSSB, TGT, PGT, एस्टेट सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखना फिर इसके आता है कि अंधेर नगरी क्या है। 1881 में रचना लिखी गई एक रचना, भारतेंदु जी का एक नाटक है और विधा की दृष्टि से एक प्रहसन है और छोटे छोटे 6 अंक हैं जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा जा सकता है। यानी कि जो पूरा नाटक है वो 6 दृश्यों में या 6 अंकों में विभाजित है।
और यह एक व्यंग्य रचना है। अब आपसे पूछ ले कि अंधेर नगरी किस प्रकार की रचना है, तो ये एक व्यंग्य रचना है जिसमें विनोदपूर्ण शैली, विनोद मतलब हास्य शैली में कुशासन के दुष्परिणामों की ओर इंगित किया गया है। इंगित मतलब इशारा किया गया है, ये कठिन शब्द है इसका। ऐसा राजा जिसके शासन में कोई व्यवस्था न हो, यानी कि आपने पूरा नाम सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मतलब जहाँ का राजा ऐसा हो तो उसके शासन की व्यवस्था ही क्या होगी, ऐसा कुछ इसमें दिखाया गया है कि ऐसा राजा जिसके शासन में कोई व्यवस्था ही न हो, जहाँ न्याय अन्याय में भेद न किया जाता हो, अच्छे बुरे में कोई अंतर न होता हो, निश्चय ही चौपट राजा है, उसकी अंधेर नगरी है। अब आप समझ गए होंगे कि अंधेर नगरी चौपट राजा किसको कहा जाता है, जहाँ पर न्याय और अन्याय में कोई भेद न हो, वहाँ की कोई शासन व्यवस्था ही न हो और अच्छे बुरे में कोई अंतर न हो। इस प्रकार से जहाँ पर भी शासन किया जाता है उस राज्य को कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। तो इस प्रश्न के प्रथम अंक में एक महंत अपने दो शिष्यों के गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए प्रवेश करता है। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत 6 अंक हैं। अब हम पहला ही अंक पढ़ रहे हैं और नाटक की जो शुरुआत है वो किसके साथ होती है, एक महंत आता है। अब साथ साथ आपको देखो, वैसे अगर हम पात्र रटते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर पात्र इस तरीके से आप स्टोरी टाइप में पढ़कर याद करते हैं तो कभी भी नहीं भूलते। इस प्रश्न के प्रथम अंक में एक महंत अपने 2 शिष्य, अब महंत एक तो महंत होता है और उसके 2 शिष्य कौन कौन, गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए प्रवेश करता है तथा लोगों को लोभ से बचने का उपदेश भी देता है। ठीक है। एक नगर के बाहर पड़ाव डालकर वह अपने दोनों शिष्यों को भिक्षा के लिए नगर में भेज देता है। मतलब जो महंत होता है वो अपने 2 शिष्यों को लेकर आता है और 2 शिष्यों के नाम होते हैं गोवर्धन दास और नारायण दास। और क्या करते हैं, नगर के बाहर ही अपना डेरा डाल के बैठ जाते हैं और अपने दोनों शिष्यों को भिक्षा के लिए नगर में भेज देते हैं। अब दूसरे अंक का प्रारंभ बाजार के दृश्य से होता है। अब पहला दृश्य तो क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि वो बाहर पड़ाव डालते हैं और अपने दोनों शिष्यों को क्या कर देते हैं, भिक्षा के लिए नगर में भेज देते हैं। दूसरे अंक के प्रारंभ में क्या होता है, बाजार के दृश्य से होता है, जहाँ प्रत्येक दुकानदार आवाज लगाता है और ये शायद आपने सुन भी रखा होगा। प्रत्येक दुकानदार आवाज लगा लगाकर अपना माल बेच रहा है। वह बाजार प्रतीक है सारे विश्व का, जहाँ अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं। अब देखो जो बाजार है, जो अंधेर नगरी के अंदर बाजार दिखाया गया है, वो किसका प्रतीक है, आपसे प्रश्न पूछे तो आपको बताना है सारे विश्व का, जहाँ कुछ अंग्रेज भी हैं और कुछ भारतीय भी हैं। गोवर्धन को बाजार में प्रवेश करते ही पता चलता है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु टके सेर बिकती है। टके सेर, सेर मतलब जैसे कि पहले पुराने वाली भाषा में हम 1 किलो, अब हम 1 केजी बोल देते हैं, अपने हरियाणा में 1 किलो बोल देते हैं और 1 सेर बोलते थे। ठीक है, 1 टका मतलब 1 टके में 1 सेर चीज बिक रही थी। ठीक है, वहाँ मतलब बाजार में जैसे ही गोवर्धन जो बाजार में प्रवेश करता है तो उसको पता चलता है कि इस बाजार में तो टके सेर बिक रही है हर चीज़। वह बड़ा खड़ा प्रसन्न होता है, भरपेट मिठाई खाता है और खरीद भी लाता है। जब 1 टके में 1 सेर मिठाई मिल रही है तो गोवर्धन क्या करता है भाई, खुश हो जाता है और भरपेट करके मिठाई खाता है और खरीद भी लाता है। प्रसन्नता में नाचते गाते हुए गुरु के पास पहुंचकर सारी वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करता है। मतलब वह अपने गुरुजी को आकर बताता है कि क्या बाजार है यार, यहाँ पर तो 1 टके में 1 सेर मिठाई मिलती है, यानी कि सारी चीज 1 टके में 1 सेर मिलती हैं और बाजार की सारी बातें बता देता है। गुरुजी कहते हैं कि हमें ऐसी अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए। अब गुरुजी अपना दिमाग लगाता है कि हमें ऐसी अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए जहाँ टके सेर भाजी और टका सेर खाजा, ठीक है, बिकता है, किंतु गोवर्धन लोभ के वशीभूत होकर रह ही जाता है वहाँ पर। गुरुजी तो कहते हैं कि आपको यहाँ नहीं रहना, लेकिन गोवर्धन दास और एक दूसरा मैंने आपको करैक्टर और बताया था, नारायण दास था या क्या था, तो ये आपको ध्यान रखना, नारायण दास, गोवर्धन दास और नारायण दास। और उनका शिष्य क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, महंत क्या कहता है कि हमें ऐसे नगरी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो ये गोवर्धन दास है, ये लालचवश वहाँ रह जाता है कि यार सही है, यहाँ पर तो 1 किलो में 1 चीज़ मिल रही है। ठीक है, फिर क्या होता है, नाटक के अगले दृश्य में क्या होता है, दूसरा दृश्य बाजार का था। नाटक के तीसरे दृश्य में राजा के दरबार को दिखाया गया
जहाँ राजा मदिरापान करता है तथा अपनी मूर्खता का परिचय देता है। मंत्री उसकी चापलूसी, खुशामद एवं चमचागिरी करते हैं। तो देखा राजा क्या करता था, मदिरापान शराब पीता था और अब शराब पीकर वह अपनी मूर्खता का परिचय देता है। और जो राजा के मंत्री होते हैं वो चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं और चमचागिरी करते हैं। राजा की मूर्खता को उजागर करना और ये निरूपित करना कि इस दृश्य का प्रयोजन का मतलब उद्देश्य है कि मूर्ख राजा फरियादी को बिना सोचे समझे और बिना कारण के दंड देता है। मतलब इस राजा की मूर्खता को उजागर किया गया है और ये निरूपित इस जो ये नाटक है इसका प्रयोजन मतलब इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि मूर्ख राजा फरियादी को बिना सोचे समझे, मतलब जो जिसको दंड देना चाहिए, जिस आदमी को उसके सामने उपस्थित किया गया है, उसको बिना सोचे समझे बिना कारण के ही क्या दे देता है, दंड दे देता है। ये भी नहीं देखता कि उसका कोई अपराध है या नहीं है। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास को उस अंधेर नगरी में मिठाई खाते और आनंद मनाते दिखाया गया है। वह सोचता है कि मेरे गुरुजी व्यर्थ में ही मुझे यहाँ रहने से रोक रहे थे, ये तो बहुत अच्छी नगरी है। तभी अचानक राजा के सैनिक आकर उसे पकड़ ले जाते हैं। अब उसे पता चलेगा कि नगरी सच में सही है या नहीं है। ये 5वें दृश्य की बात है जिसमें गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। तब उसे अपनी भूल का बोध होता है और गुरु की बात न मानने पर वह पश्चाताप करता है। कौन करता है? गोवर्धन दास। एक फरियादी की बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई। ठीक है, राजा ने राजमिस्त्री को बुलवाकर फांसी की सजा सुना दी। एक फरियादी की जो बकरी है वो दीवार के नीचे दबकर मर गई और राजा ने क्या किया, राजमिस्त्री को बुलवाकर फांसी की सजा सुना दी। क्योंकि उसने दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई? देखो राजा ने क्या कहा, अरे दीवार गिरने से बकरी मर गई, तो क्या करना चाहिए? किसको दोष दिया उसने राजा ने कि ये दीवार ऐसी कमजोर क्यों बनाई थी जिसके कारण ये ढह गई, गिर गई और बकरी मर गई। अब आप देखो ये बात सही है क्या? राजमिस्त्री के गले में फांसी का फंदा डाला गया। राजमिस्त्री मतलब जो उस राज्य का मिस्त्री था जिसने वो दीवार चिनाई थी, तो वो दीवार गिर गई और दीवार के गिरने से बकरी मर जाती है और बकरी मरने के बाद कोई फरियाद करता है कि मेरी बकरी मर गई दीवार गिरने से, और राजा क्या करता है, उस राजमिस्त्री के गले में ही फांसी का फंदा डाल देता है। किंतु गर्दन पतली थी, फंदा मोटा था, अतः राजा ने उसे मुक्त कर दिया। देखो वाह। और ऐसा मोटा आदमी खोजकर लाने को कहा जिसकी गर्दन फंदे में फिट हो जाए। इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ ले गए जो टके शेर की मिठाई खा खाकर मोटा हो गया था। अब उसे पता चल जाएगा कि तेरी एक टके की मिठाई, एक शेर मिठाई कैसे निकलती हैं। जब गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ा, अब देखो राजा ने क्या कहा कि ये फंदा मोटा है तो कोई मोटी गर्दन वाला लेके आओ। भाई जब मोटी गर्दन वाले का कोई कसूर ही नहीं है तो उसको फांसी क्यों लगाओगे? इसलिए कहा गया कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जब गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी अचानक वहां गुरुजी आ गई और उन्होंने चिंतित गोवर्धन दास को इस विपत्ति से मुक्ति का उपाय बताया। लेकिन गोवर्धन दास के साथ तो भाई गुरुजी का सहारा था, उसने कोई उपाय बताया। गुरु और शिष्य में इस बात पर विवाद होने लगा कि फांसी पर तुम नहीं चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा। इस होड़ को देखकर वहां राजा, मंत्री और अन्य दरबारी भी उपस्थित हो गए। मतलब क्या हुआ कि गोवर्धन दास और उसके गुरुजी दोनों होड़ करने लगे कि इस फांसी पर तुम मत चढ़ो, मुझे चढ़ने दो। गुरु कहे मैं चढ़ूंगा और शिष्य कहे मैं चढ़ूंगा। इतने ही देर में क्या हुआ, इस बात को देखकर होड़ लगी, वहां राजा, मंत्री और अन्य दरबारी भी उपस्थित हो गई। फांसी पर चढ़ने के लिए लगी इस होड़ को देखकर जब राजा पूछता है कि ये क्या मामला है, तुम दोनों ही क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो, तब गुरुजी बताते हैं कि इस समय ऐसा सुयोग बन रहा है। देखो गुरुजी बड़ी चालाकी से काम लेता है कि ऐसा सुयोग बन रहा है, मतलब एक अच्छा अवसर बन रहा है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा सुरग जाएगा। इसलिए हम में से प्रत्येक फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा ये सुनकर स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। वाह। नाटक की समाप्ति गुरुजी के इस वाक्य से होती है कि जहाँ धर्म, बुद्धि और नियम कानून पर आधारित समाज न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि नाटक की समाप्ति में गुरुजी क्या कहता है कि इस वाक्य से, आप देखो ये वाक्य हूबहू नहीं है जो उस नाटक में लिखा गया था, लेकिन उसकी सेंस दे रहा है। अब आपके पेपर में आ जाए और पूछ ले कि ये वाक्य जो है किस नाटक का है, तो जब आपने मूल पाठ पढ़ रखा है तो आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे और आप उसका आंसर भी कर देंगे। ठीक है। अब गुरुजी कहता है कि जहाँ धर्म, बुद्धि और नियम कानून पर आधारित समाज न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस अंधेर नगरी
इस अंधेर अवामी ने बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, एग्जाम का टाइम बहुत ही पास है, कि में निवास करने वालों का उसी तरह विनाश होता है जैसा चौपड़ राजा का हुआ। ठीक है। अंधेर नगरी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जिसमें नाटककार ने अंग्रेजों के कुशासन का भंडाफोड़ किया है। मतलब अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे कि भारतीयों की गलती हो या ना हो, भारतीयों को सजा दे देते थे और अंग्रेजों को सजा नहीं देते थे। वे चौपट राजा की भांति धर्म बुद्धि एवं न्याय से विहीन व्यवस्था भारत में चला रहे हैं। जो राजा न्याय का रक्षक कहा जाता है वही निर्दोष को सजा दे रहा है। मतलब राजा को तो न्याय का रक्षक कहा जाता है, लेकिन ये जो राजा है वो दोष और निर्दोष को देखे बिना ही फांसी लगा रहा है। इस विवेकहीनता एवं अन्याय का दुष्परिणाम भी शीघ्र सामने आता है। तब राजा अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसकर स्वयं अपना विनाश कर लेता है। अंधेर नगरी अंग्रेज सरकार के निकम्मेपन पर, उनकी अन्यायपूर्ण शासन नीति पर करारा तमाचा है। ये आपको ध्यान रखना है कि अंधेर नगरी पाठ का जो उद्देश्य है कवि का, लेखक का, वो है कि अंग्रेजी सरकार के निकम्मेपन, उसके अन्यायपूर्ण शासन नीति पर करारा तमाचा है। राजा मूर्ख है, बुद्धि विहीन है तथा खुशामद पसंद एवं विवेकहीन है। कह रहा कि राजा मूर्ख है, बुद्धि विहीन है, बुद्धि तो उसमें है ही नहीं, खुशामद पसंद है, मतलब जो उसकी प्रशंसा करता है उससे वह खुश हो जाता है। विवेकहीन है, मतलब विवेक या बुद्धि उसके अंदर नहीं है। उसके बौद्धिक दिवालियेपन का पता संवादों से चल जाता है। घासीराम चूरनवाला तत्कालीन अवस्था को किस प्रकार अपने गाने में व्यक्त करता है, इसका पता निम्न पंक्तियों से चलता है। अब इसमें 3 आए, एक तो गुरुजी आया, मतलब महंत आया, एक राजा आया और एक गोवर्धन दास, एक नारायण दास और एक घासीराम चूरनवाला। ठीक है, ये इसके पात्र हो गए। तो इसका पता निम्न पंक्तियों से चल जाता। घासीराम चूरनवाला तत्कालीन अवस्था को किस प्रकार, मतलब जो एक घासीराम चूरनवाला होता है इस अंधेर नगरी के अंतर्गत, और वो उस समय तत्कालीन, मतलब उस समय जो शासन व्यवस्था थी उसको इस गाने से किस प्रकार से व्यक्त करता है। चूरन हाकिम जो खाते, सब पर दूना टिकस मतलब टैक्स लगाते। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है, तो आप ये समझ गए। चूरन हाकिम सब जो खाते, कह रहा कि जो चूरन, मतलब ये जो चूरन का मतलब जो लालच ले लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, अगर ये रिश्वत खाते हैं, सब पर दोगुना टैक्स लगाते, मतलब दुगना टैक्स लगा कर जो ये रिश्वत खा रहे हैं, इन्होंने पूरे देश को, पूरे हिंद को, पूरे भारत को इन्होंने हजम कर लिया है। तो ये था अंधेर नगरी चौपट राजा, और ये आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं, और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इन पर नज़र जरूर डाल लें। तो ये थी आज की वीडियो, और मैं अभी अंधेर नगरी के तुरंत बाद दूसरी वीडियो डालती हूँ, मैं भारत दुर्दशा, और ये मैंने आपको दोनों बताए हैं कि आपके इसमें सिलेबस में से मैं कहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ। ये हमारा सिलेबस था, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, ये आपका सिलेबस है। तो यहाँ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 दिन के अंतर्गत, अभी हम अंधेर नगरी पढ़ चुके हैं, इसके पात्र भी आपको याद हो जाएंगे, और थोड़ी सी देर में मैं एक वीडियो डालूंगी भारत दुर्दशा के। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, और ये DSSB TGT PGT हिंदी वाले बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।